शहजाद चौधरी साहब, अमेरिका और यूरोप के दरमियान जो कशमकश है, ग्रीनलैंड की जो स्ट्रेटेजिक हैसियत है वो खामोशी से एक बड़ा तूफान या तसादुम का मरकज बन रही है आलमी ताकतों के दरमियान। अमेरिका इस मामले को अभी सिर्फ यूरोप पर प्रेशर के जरिए ही हल करना चाह रहा है या आप समझते हैं ये मामला हाथ से निकल जाएगा? नहीं, हाथ से तो नहीं निकलेगा। मेरा ख्याल है कि यूरोप और अमेरिका मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें यूरोप की भी सिक्योरिटी के मामला हैं और ये लड़ाई ग्रीनलैंड के ऊपर नहीं होगी। ग्रीनलैंड सिर्फ अड्डे मुहैया करेगा अमेरिका के लिए कि वो चीन और रूस की जो बढ़ती हुई प्रेजेंस है आर्कटिक रीजन के अंदर, जहां पर ज्यादा वो आर्कटिक का पूरा जो आर्कटिक ओशन का रीजन का जो निज़ाम है वहां पे एक अगली जंग या लड़ाई की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जहां पर जिसने जिक्र किया उन्होंने कि मादनियात और बाकी जो 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 प्रेशस रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनकी भी जो अगर मौजूदगी है, तो वो क्योंकि एक नई जगह है, नई जमीन है, आइस मेल्ट कर रही है, तो वहां पे क्या निकलेगा ये भी किसी को पता नहीं है। तो वहां पर एक दौड़ लगेगी दुनिया की कि उसके ऊपर किसका काबू हो सकता है, और अमेरिका चाहता है कि वो ग्रीनलैंड और आइसलैंड दोनों में अपने तौर पे वहां पे अपने अड्डे बना सके, ताकि वो बढ़ती हुई जो प्रेजेंस है रूस और चीन की उनको चेक कर सके। तो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, आपने बार बार जिक्र किया रूल बेस्ड ऑर्डर का, और हम सब इसकी बात करते हैं, और हमने कहा कि आज ताकत ही वो है जो कि आपके वो सवाल में है कि ताकत ही फैसला करेगा या ताकत का ही फैसला माना जाएगा। ताकत का ही फैसला। ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर था ये भी ताकत ने ही डिक्टेट करवाया था, दुरुस्त। लेकिन उसमें ये हुआ कि सब उस ताकत के आगे झुके और सब ने एग्री कर लिया कि हम इस निजाम के तहत इस तरीके से जिएंगे। आज भी देखिए प्रॉब्लम क्या है, अब कितनी तेजी से दुनिया बदलेगी या नहीं बदल पाएगी या कैसे बदलेगी, ये सवाल पैदा हो रहा है। तो हम चूंकि पुराने पैराडाइम में इस दुनिया को देखना चाहते हैं, तो हम कई दफा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नई दुनिया तश्कील पा रही है, इसकी शक्ल क्या बन रही है। देखिए आज भी अमेरिका जब कहता है कि उसका वो माशी इंजन है दुनिया का, तो उसमें कोई ज्यादा ये गैर हकीकी बात नहीं है। वजह यह है कैपिटल उसके पास है, यानी जो सरमाया का गढ़ है, दुनिया के सारे बैंक वहां मौजूद हैं, आप हिल नहीं सकते एक दूसरे से जब तक कि दुनिया कोई ऑल्टरनेट निजाम बना नहीं लेती, जो कि अभी तक नहीं बना पाए। सरप्राइजिंगली चीन को चाहिए था, रूस को चाहिए था। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, आप जब ऑल्टरनेट निजाम की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कि ये रुझान यानी आज की ये सूरत हाल हमें उस रुझान यानी ऑल्टरनेट निजाम की तरफ लेके जाएगी, या मौजूदा ताकतें जब हम मल्टी पावर्स की बात करते हैं मौजूद हैं, तो क्या अब वो चाहेंगी कि एक ऑल्टरनेट हो, ना कि कोई हमें डिक्टेट कर रहा हो? अच्छा, अब ऐसा है कि सबको मनाने के लिए, एक निज़ाम क्रिएट करने के लिए सबको मनाना पड़ेगा। सबको मनाने के लिए आपको जिसे कहते हैं अनचैलेंज्ड पोजीशन पे होना चाहिए, अनचैलेंज्ड पावर पे होना चाहिए। या तो ये सब इतने अच्छे बन जाएं कि चीन और अमेरिका मिलके, जो कि मेरा बुनियादी एक शिकायत है अगर डेवॉस से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, तो ये कि कब से चल रहा है, लेकिन आज तक कभी अच्छी खबर आम दुनिया के लिए नहीं सुनी हमने। ये कैपिटलिस्ट जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसका तो आपस में मिल बैठना हो जाता है, लेकिन जो आम दुनिया का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर, जैसे कि वर्ल्ड WTO, उसी को मुझे प्रेजेंस नजर नहीं आती। IMF अपनी कोई रिपोर्ट पेश करता होगा, लेकिन वो कोई सामने खुल के इतना ज्यादा एनहांस होकर सामने, एम्फसाइज होकर सामने नहीं आती। ये मेरी शिकायत है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि हम ये चाह तो सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे क्यों? हम क्यों चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे कि दुनिया किसी एक निजाम के साथ जुड़ी रहे और चलती रहे। अब देखिए, जो मैं कह रहा था कि 3 चीजें हैं अमेरिका के पास, उसके पास सरमाया है, उसके पास मार्केट है, और उसके पास टेक्नोलॉजी रिनोवेशन है। वो तीनों चीजें दुनिया में फिर बांटता है। चीन दुनिया की फैक्ट्री है, वो बना तो दे, सरमाया भी दे देता है, टेक्नोलॉजी भी दे देता है, इनोवेशन भी क्रिएट कर लेता है, कहता है ये तरीका है। अब दुनिया की जो फैक्ट्री है, जिसकी सबसे बड़ी दुनिया की फैक्ट्री चीन है, ये आपस में इस तरह गुंदे हुए हैं कि उधर से सरमाया ना आए, यहां से चीन पैसा ना आए, तो चीन अपना वो, और चीन जो बनाता है उसकी मार्केट भी तो चाहिए ना दुनिया को बेचने के लिए। और उससे बड़ी मार्केट अमेरिका से कोई नहीं दुनिया में इस वक्त, क्योंकि वहां पे सारा पैसा भी है, 38 अरब, कम से कम 36 अरब खरब डॉलर की वहां पे मार्केट है। तो ये इस तरह बंधी हुई है, इसको तब्दील होते होते वक्त लगेगा। ठीक, AI आएगा, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, IT, रोबोट्स, ये रोबोटिक्स हर चीज मिल के क्या शक्ल इख्तियार होगी। क्या अब ये दौड़ मादनियात की और रेयर अर्थ की जो दौड़ लग गई कि इसके ऊपर मैक्सिमम काबू किया जाए, तो ये वो चीजें हैं जो कि डिटरमिन करेंगी। शायद 8-10 साल 15 साल लगे इस चीज के अंदर, लेकिन दुनिया की मईशत भी बदलेगी और इस वजह से पावर सेंटर्स भी बदलेंगे। लेकिन डिपेंडेंस किस हद तक एक दूसरे, आज तो मैं कहता हूं दुनिया गुंदी हुई है एक दूसरे के साथ, हिल नहीं सकती उसी रूल बेस्ड ऑर्डर की वजह से, और जिस किस्म की मईशत बन चुकी है। आइंदा की मईशत किस तरह बांध के रखेगी ये अभी पता नहीं है, लेकिन
ये एक टसल जरूर शुरू होने जा रही है। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, तब्दीली तो आनी है और हर कुछ अरसे के बाद तब्दीली दरकार भी होती है। ये फरमाइएगा कि यूरोप या नेटो कितना स्टैंड ले पाएगा अमेरिका के प्रेशर के आगे, या फिर उसको झुकना ही पड़ेगा? जिस तरह शहजाद साहब कह रहे हैं कि अमेरिका एक पावर तो है और सब कुछ वहीं से चलाया जा रहा है। एक कॉमेंट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पर भी कीजिएगा कि जिन्होंने तकरीर की और जिस तरह से चैलेंज किया, क्या कहा जाए कि हमारे सियासतदानों की तरह सिर्फ चैलेंज की हद तक का चैलेंज है? एक तो यूरोपियंस ने ट्रंप साहब का दिल बहुत तोड़ा है। वो कह रहे हैं कि एक छोटी सी चीज मैंने तुमसे मांगी थी, 80 लाख मुरब्बा किलोमीटर का ग्रीनलैंड। एहसान भी बहुत जताए हैं उन्होंने वैसे, और वो भी मैंने अपनी खातिर नहीं मांगा था। वो कह रहे मैंने अपनी खातिर नहीं मांगा, अमेरिका की खातिर नहीं मांगा, तुम्हारी खातिर मांगा क्योंकि तुम उसको संभाल नहीं सकते, इसलिए मैं उसको संभाल लेता और तुम देने से इनकार कर रहे हो। देखिए अभी जो 2 हफ्ते के दरमियान में जो हमें एक नज़र आ रहा था मंजरनामा कि शायद नेटो खात्मे की तरफ है और एक ग्लोबल ट्रेड वार शुरू होने लगी है, कल वो मामला तो थम गया तकरीर के बाद। तकरीर में तो उन्होंने वो बातें नहीं की, लेकिन नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रट से जो उनकी मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि माहिदा हो गया है, और वाज़ेह तौर पर उन्होंने इशारा दिया कि वो ताकत भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो टैरिफ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन सब लोग ये समझ रहे हैं कि ये उस पुश बैक के नतीजे में वो थोड़ा सा पीछे हटे हैं जो तमाम यूरोप ने उनको दिया है, जो उन्होंने लाइन ड्रॉ की है। बिल्कुल सिर्फ इतना कुछ हुआ है, मामला हल नहीं हुआ। देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है पुराने दिनों की कि जो हड्डियाँ गंगा में चली जाती हैं वो वापस नहीं आती, और जो आपने पूछा कैनेडियन वजीर आजम का मार्क कार्नी का, यही बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर चला गया, अब वो गंगा तशरीफ ले गया, अब वो वापस नहीं आएगा, और ये उम्मीद रख के, इस खुशफहमी में रख के हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा वो वर्ल्ड ऑर्डर भी एक फिक्शन था, एक कहानी थी, लेकिन एक यूजफुल फिक्शन था जिसका बहुत सौ को फायदा हुआ। उन्होंने कहा मेरे मुल्क को फायदा हुआ, और अगर आप देखें तो बहुत से तरक्की पजीर मुल्कों को भी फायदा हुआ। हमने तो फायदा नहीं उठाया। वियतनाम ने $300 बिलियन तक की एक्सपोर्ट्स बढ़ा ली, चीन ने उसी निज़ाम के सर पे अपने आप को एक सुपर पावर बना लिया, भारत ने फ़ायदा उठा लिया। हमारा तो फ़ायदा उठाने वाला मिजाज ही नहीं है ना, सिस्टम कोई भी हो। तो वो तो बदल गया। अब सवाल ये है कि क्या इमर्ज करेगा और कब इमर्ज करेगा। अब जब हम मुस्तकबिल की बात करते हैं तो हम सिर्फ सिनेरियोज ड्रा करते हैं, मंजरनामे बनाते हैं, क्योंकि इल्म नजूम तो किसी के पास नहीं है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा एक मंजरनामा जिस पर बात हो रही है वो है अनार्की का। बिल्कुल। और नाम बार बार आ रहा है फिलासफर हॉब्स का। वो हॉब्स ने कहा था ना कि वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, कि सब एक दूसरे के साथ धींगा मुश्ती में मुब्तला हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून। जो कोर्से पावर है, जोर जबरदस्ती है जिसके पास, वो अपनी बात मनवाएगा। ये वो मंजरनामा है जो इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के बनने से पहले 1945 से पीछे का था, जब 2 जंग अज़ीमें हुई थी, जब जिस मुल्क की मर्जी होती थी दूसरे पे चढ़ दौड़ता था, उससे उसकी ज़मीन छीन लेता था, उसके वसाइल छीन लेता था। तो अब इस सूरत हाल में दुनिया की जो ख़ास तौर पे मिडिल पावर्स हैं वो डी रिस्किंग की कोशिश कर रही हैं, इस मसले में अपना रिस्क कम करने की कोशिश कर रही हैं, वो इंतज़ार नहीं कर रही। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो माहिदा हुआ, और पाकिस्तान के साथ मिलकर जो दूसरे मुल्क आ रहे हैं, तुर्की जो हमारे साथ मिलना चाह रहा है, हालांकि तुर्की नेटो का मेंबर है, उस पे सेक्शन 5 नेटो का इतलाक होता है कि अगर तुर्की पर कोई हमला करे तो पूरे नेटो का फर्ज है कि उसकी मदद को आए। लेकिन तुर्की कह रहा है कि मैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मिलना चाहता हूं। तो अब मुल्क अपने अपने अलायंसेस, अपने ग्रुप बना रहे हैं ताकि मिलकर अपने माशी मफादात को भी संभाले, अपनी सिक्योरिटी को भी संभाले। रीअलाइनमेंट्स की बात हुई, रीअलाइनमेंट्स हो रही है, उसमें यूरोपियन यूनियन और कनाडा अपना नया एक ऑर्डर ला सकते हैं। आखिरी बात यह है कि इसमें चाइना की राइज की एक अपॉर्चुनिटी है। अगर चाइना चाहे तो हादी जो हैं वो चाइना की तरफ बढ़ेगा। चाइना ये कह रहा है, चाइना कह रहा है कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, मुझे अपनी ताकत नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए जिसमें विन विन हो। तो चाइना तो पहले से ही दावत दे रहा है, ठीक हो तो एक अपॉर्चुनिटी उसके लिए निकल रही है। आमिर साहब, जो यूरोपीय यूनियन से बयान आया कि अपनी मईशत और दिफा को मजबूत करना होगा क्योंकि अब ताकत का असूल चल रहा है, खालिस ताकत का, क्या यूरोप कमजोरी का इतराफ कर रहा है या आने वाले दिनों की जारहाना हिकमत अमली का? इसको कमेंट कीजिएगा। दूसरी तरफ ट्रंप कह रहा है कि आलमी माशी इंजन वही है, तो वो एक बार फिर से अपने आलमी तसल्लुत के नजरिए के साथ ही सामने खड़ा है।
आयशा वो हकीकत का इतराफ कर रहा है मेरा ख्याल है यूरोप, क्योंकि वो इस वक्त जो हमारा मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक सियासी अफसाने के ऊपर उसकी बुनियाद थी। और वो सियासी अफसाना ये था कि कोई भी मुल्क, खा वो बड़ा हो या छोटा हो, अस्करी या माशी तौर पर कमजोर हो या मजबूत हो, सोवरेनिटी के मामले पर तमाम मुल्कों को बराबर तस्वुर किया जाएगा। लेकिन अगर आप पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सिनारियो देखें तो कहीं पर भी हमें अमली जिंदगी के अंदर अपनी या हकीकत में हमें ये जो सियासी फसाना है हमें उसकी कोई शक्ल नहीं नजर आई। दुनिया में जहां कहीं भी हमने कोई कॉन्फ्लिक्ट देखी, चाहे वो सिविल वॉर हो किसी जगह पर या दो मुल्कों के अंदर तनाज़ा हो, वहां पर ये बैनुल अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत की छतरी के नीचे पलने वाला ये जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो बुरी तरह से नाकाम हुआ। गजा उसकी बहुत बड़ी मिसाल है जहां पर इजराइल जब चाहे जो चाहे कर सकता है, हज़ार की तादाद में औरतों और बच्चों को वो मार सकता है और उसको रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं है। कश्मीर एक और तनाज़ा है जो कि चला आ रहा है पिछले 70-80 बरस से, जिसका कोई जिसके अंदर इफेक्टिव रोल नहीं यूएन प्ले कर सका। एंड मोर इम्पोर्टेंटली देखिए रुवांडा की 1994 की कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखें उसके अंदर 100 दिनों के अंदर 8 लाख बंदा जो है वो कत्ल कर दिया गया था नस्ली बुनियादों के ऊपर, और यूएन वहां पर मौजूद था, वो कुछ नहीं कर सका। ये इराक का जब मामला हुआ 9/11 के बाद तो एक झूठ घड़ा गया और उसकी बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर हमला किया गया, यूएन कुछ नहीं कर सका। तो अब मेरा ख्याल है ये एतराफ का वक्त आ गया है तमाम मुल्कों के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। सबसे पहले ये ना सिर्फ ये एतराफ करके बड़ी एग्रेसिवली दुनिया को ये कह के कि ये सब जो है ये बकवास है, और असल में दुनिया जो है वो जिन रसूलों की आप बात करते हैं उस पर तो कभी भी नहीं चली है। तो अब क्यों ना हम सारे मान लें कि ये ताकत की बुनियाद के ऊपर चलने वाली है। तो ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से उसका एक एतराफ है। और अब हर कोई इस खोज में है कि जितनी तेजी से ये वर्ल्ड ऑर्डर तो पहले से कोलैप्स कर रहा था, और मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप एक कैटलिस्ट के तौर पर उभरे हैं इसके अंदर। उन्होंने उस अमल को और तेज कर दिया है। अब दुनिया सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि उसको इतना इस हद तक कम से कम स्लो डाउन हम कर लें कि हमें अपनी अगली चाल सोचने का और वो चलने का वक्त मिल जाए। क्योंकि अमेरिकी सदर ने कोई बहुत ज्यादा सब्र नहीं दिखाया इस मामले के ऊपर। हाँ, वो हम जानते हैं कि वो थोड़ा सा उनको पुशबैक मिलता है तो थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी वो बुनियादी सोच है कि अब दुनिया के अंदर ताकत की बुनियाद के ऊपर ब्लॉक्स बनेंगे और उसी तरह से दुनिया को अपने आप को रीअलाइन करना पड़ेगा, वो मेरा ख्याल है इस डेवोस की मीटिंग के अंदर बहुत वाज़ेह हो गया है कि अब यूरोप भी वही सोच रहा है। अमेरिका ने तो अपनी सोच पहले से वाज़ेह कर दी है, यूरोप के साथ कनाडा भी शामिल है उसके अंदर। और ये जो हमारा मुआहदा इनका गजा के ऊपर जो ये कमेटी बनी है, ये अभी जो बोर्ड ऑफ पीस बना है, उसके अंदर पाकिस्तान का ये फैसला कि उसने चंद दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर एक फैसला किया है उसका हिस्सा बनने का, ये उन दरवाजों की तरफ इशारे कर रहा है जो कि मुस्तकबिल में मुख्तलिफ मुल्क अपने अपने मफादात के मुताबिक खोलने की कोशिश करें। दुरुस्त हो गया। आसिफ दुरानी साहब, आप आखिर में आपसे एक सवाल, आपने ऊपर चाइना के किरदार की बात की और आगे भी प्रोग्राम में चाइना के रोल और उसकी एक इमर्जिंग पावर की डिस्कशन रही। आपके ख्याल में अगर पुराना वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है तो क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ एक पीसफुल ट्रांजिशन हो जाएगा? या ट्रंप जिस चीज को इन्फोर्स कर रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर, ये हमें किसी बहुत बड़े मसले की तरफ दुनिया को ले जा सकता है? देखिए, ये अभी मुश्किल सवाल है, अभी इसका जवाब फौरन नहीं है, लेकिन हाँ इसके ख्याल इस तरह से नजर आते हैं कि अगर अमेरिका तो आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर यूनिलैटरलिस्ट राह की तरफ गामजन हो चुका था और उसका नतीजा अब आप ट्रंप की सूरत में देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो साइमल्टेनियस राइज है चाइना का, और वो पीसफुल राइज है, और चाइना की फिलॉसफी भी जो है पीसफुल राइज की तरफ है, वो एक सोबरिंग उसका इफेक्ट होगा चाइना का राइज का। और चाइना फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इस वक्त एक डेवलप्ड कंट्री है, और अमेरिका को वो परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में वो ऑलरेडी ओवरटेक कर चुका, और 2030 में बाकायदा तौर पे वो उसको ओवरटेक कर लेगा इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली एज वेल। तो इसलिए अब जो सूरत-ए-हाल सामने नजर आ रही है उसमें चाइना आगे होगा, अमेरिका एक रिएक्टिव पावर के तौर पे सामने आएगा,
यूरोप जो है वो उससे तीसरे नंबर पे है। और यही वजह है कि यूरोप के अंदर भी एक हैजानी कैफियत है और वो घबराए हुए हैं कि अब हमने क्या कर। और ट्रम्प जो है वो अपने गुस्से का इजहार इस तरह से कर रहे हैं कि यूरोप ने उनका शुरू में साथ नहीं दिया ये डिफेंस बजट जो है वो बढ़ाने में, और अब जो है वो यूरोप उसके पीछे लगा हुआ है। लेकिन वो बात वो शीशे में जो है वो क्रैक आ गया। बिल्कुल सही। अब वो चीजें जो है अब ये टाइम लगेगा इसको आगे, ये अगर इसको इफ दे वांट टू मेंड फेंसेस उसके तो भी बावजूद मुश्किल भी बात वो नहीं रहेगी। दुरुस्त होगी।